हमला किया गया है। सिविल ड्रेस में छापेमारी करने के लिए टीम पहुंची हुई थी, जिस दौरान ग्रामीणों ने अपराधी समझकर पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। रघुनाथपुर में नगर थाना के एसआई श्वेता कुमारी अपने एक पदाधिकारी के साथ एसएचओ को बिना सूचना दिए हुए छापेमारी करने के लिए सिविल ड्रेस में पहुंची थी, जहां ग्रामीणों ने अपराधी समझकर इन पर हमला कर दिया। एसआई के बचाव में कई राउंड फायरिंग भी यहां पर हुई। एसएचओ तत्काल मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया गया। सिविल ड्रेस में बिना फोर्स और पुलिस बैकअप के छापेमारी करना एसओपी के भी खिलाफ है। मोतिहारी एसपी ने एसडीपीओ से जांच रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मांगी है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां तनिष्क शोरूम लूटकांड में खुलासा हुआ है। पटना और वैशाली के गिरोह ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने 2 आरोपी को उठाया है, जिससे पूछताछ इस वक्त चलती हुई लूटकांड के जल्द खुलासे की उम्मीद भी जाहिर की जा रही है। 9 नवंबर को पटना में लूट की घटना हुई थी। शोरूम से करीब 4 लाख की लूट की घटना को अंजाम देकर देखिए अपराधी फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई थी वे इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं। अब इस तनिष्क शोरूम लूटकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 अपराधियों को पकड़ा है और पूछताछ इस वक्त होती हुई। और अगली बड़ी खबर भी पटना से, जहां राजा बाजार में कारोबारी की कार से 12 लाख रुपए उड़ा लिए गए। बताया जा रहा है कि कार का शीशा तोड़कर रुपए उड़ाए गए। कारोबारी जसवंत सिंह उर्फ सुरोली सिंह की कार बताई जाती है, जिसमें 12 लाख रुपए रखे गए थे और इसी 12 लाख रुपए को यहां पर कैसे उड़ा दिया जाता है, जरा तस्वीर देखिए। पुलिस को कोढ़ा गैंग पर हालांकि शक है। सीसीटीवी की मदद ली जा रही है और सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीर कैद हुई है वो इसे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एयरपोर्ट थाना इलाके की यह घटना, फिलहाल पुलिस की तरफ से छानबीन शुरू कर दी गई है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर पुलिस की जांच पड़ताल की, जहां पर घटना के बाद पुलिस पहुंची तो जरूर अब सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। जिस सीसीटीवी फुटेज में देखिए एक शख्स आपको चेहरे पर मास्क लगाए हुए और पीले रंग के शर्ट में नजर भी आ रहा होगा। पुलिस को यह शक है कि ये कोढ़ा गैंग के लोग हो सकते हैं, जिन्होंने 12 लाख रुपए कारोबारी जसवंत सिंह की कार से उड़ाए हैं। क्या हुआ है सर? मामला ये हुआ था कि विश्वेश्वरैया भवन से हमको टेंडर मिला 2 थे। टेंडर लेकर हम यहाँ पे सोचे एक सामान लेना था एडिडास में, तो वो सामान खरीदने के लिए हम रुके थे। बस 10 मिनट के लिए ही रुके ही थे, तो ये घटना हो गया। मार के शीशा फोड़ के पैसा लेके भाग गए लोग। कहाँ जा रहे थे, कहाँ से लेकर आ रहे थे? अपने होटल पे जा रहे थे, रेस्टोरेंट पे। और पटना से अगली बड़ी खबर, जहां साइबर ठगों की बड़ी वारदात सामने आई है। शातिरों ने 95 लोगों से 2 करोड़ 24 लाख 81 हजार की ठगी को अंजाम दिया है। ट्रेडिंग में मुनाफा, वर्क फ्रॉम होम, बिजली कटने का झांसा देना, ये तमाम चीजें इसमें शामिल हैं और लालच देकर ठगी की गई। सभी मामले में पुलिस ने अब जांच अपनी तरफ से शुरू कर दी है। और अब बात झारखंड के आदेश की। रांची से बड़ी खबर, जहां कल झारखंड विधानसभा चुनाव का पहला फेज है, जहां 43 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे का वक्त जब मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। पूरी तरीके से सुरक्षा को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में 939 बूथों पर शाम 4 बजे तक जब वोटिंग होंगे तो लोग निश्चिंत होकर अपने वोट को डाल पाएं, इसके इंतजाम किए गए। सभी मतदान केंद्रों की अगर बात करें वो 5 बजे, इसके अलावा जितने मतदान केंद्र हैं वहां पर 5 बजे तक मतदान होगा। और सभी दलों के उम्मीदवारों का आज डोर टू डोर कैंपेन जो है आपको चलता हुआ नजर आएगा। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी नेता गीचू अग्रवाल गिरफ्तार कर लिए गए। थाने में धरने पर बैठने को लेकर अब ये भी खबर सामने आती हुई, जिसमें गीचू अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। एनडीए कार्यकर्ता
और ये शख्स जिसमें जेडीयू उम्मीदवार सरयू राय भी मौजूद रहे। सरयू राय ने जिला प्रशासन पर हालांकि आरोप लगाया और कहा कि बन्ना गुप्ता के समर्थक बन जिला प्रशासन यहां पर काम कर रहा है। बन्ना गुप्ता के इशारे पर ही जिला पुलिस ने बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज किया है। सरयू राय ने निर्वाचन आयोग से इसे लेकर शिकायत भी की है। झारखंड में पहले चरण का चुनाव प्रचार का शोर भले ही थम चुका हो, लेकिन सियासी लड़ाई अब धमकी तक पहुंच गई है और नेता एक दूसरे को खुलकर चेतावनी दे रहे हैं। असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने रविवार को गढ़वा में चुनाव प्रचार के मंच से मिथिलेश ठाकुर को जेल भेजने की धमकी दी, जिस पर जेएमएम ने भी करारा पलटवार किया और हेमंत बिश्वा शर्मा को तल्ख लहजे में चुनौती देते हुए कहा कि जनता इनका हिसाब करेगी। चैलेंज करता हूं, अब दुर्गा मां का विसर्जन में पंगा लगा के देखो। सरकार बीजेपी का आ रहा है, अगली बार मिथिलेश ठाकुर अगर दुर्गा मां का विसर्जन में कुछ भी करने का कोशिश करेगा, धक्का मार के जेल का अंदर करूंगा। सरकार बनी तो जेल भेज देंगे मिथिलेश ठाकुर को। मां का दूध पिया है तो जेल भेज के देख लो। सरकार होने की तो जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल को भी जेल भेज दिया तुमने, बेबुनियाद आरोप में। मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन को जेल भेजा, कोई आरोप नहीं बनता था। देखो जेल भेजकर झारखंड की जनता हिसाब कर देगी। पलामू के मेदिनीनगर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने आलोक चौरसिया के पक्ष में जनता से वोट की अपील करते हुए हेमंत और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि हेमंत सरकार भ्रष्टाचारियों और घुसपैठियों के पोषक है। सरकार तो माफिया की गिरफ्त में है। खनन माफिया, बालू माफिया, वन माफिया, लैंड माफिया, पशु माफिया और माफिया का उपचार और घुसपैठियों का उपचार कोई है तो केवल भाजपा है, भाजपा। तो पलामू में ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी सभा को संबोधित किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर पलटवार किया गया और कहा कि ऐसी भाषा किसी साधु की नहीं, आतंकवादियों की होती है। खड़गे छतरपुर से कांग्रेस उम्मीदवार राधा कृष्ण किशोर के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों कर है? इधर लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। तो चाईबासा में जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने जगन्नाथपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। कल्पना सोरेन ने कांग्रेस उम्मीदवार सोनाराम सिंकू के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कल्पना सोरेन ने कहा कि बीजेपी की नजर झारखंड की जमीन और खनिज संपदा पर है। आपको नहीं चाहते, आपके वोट पे नजर है और वोट से ज्यादा आपके जमीन के अंदर में छिपे हुए खजाने से इनको मतलब है। आप बगल के राज्य में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में हरदेव जंगल का क्या हालत है। उस जंगल को किसको दिया गया? बड़े बड़े व्यापारियों को दिया गया। आज वहां पर में आदिवासी लोगों को मारा जा रहा है, जबरदस्ती हटाया जा रहा है। वे अपनी जान की 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा में एम्स के शिलान्यास करने वाले हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। एम्स के शिलान्यास को लेकर मंगल पांडे ने कहा कि बिहार दूसरा राज्य बन गया है जहां 2-2 एम्स होंगे। मंगल पांडे ने बताया कि मुजफ्फरपुर को भी एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। मुजफ्फरपुर में टाटा कैंसर संस्थान की
बड़ी और आधुनिक मशीनों से लैस बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया है। मार्च 2025 ये वो साल होगा जब इसका उद्घाटन किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्नेह से बिहार के प्रति जो उनका लगाव है और बिहार को विशेष उपहार वो सदैव देते रहे हैं, यही कारण है कि बिहार में ही अब 2 एम्स होने जा रहा है और पूरे देश में बिहार केवल दूसरा ऐसा राज्य है जहां एक राज्य के अंदर 2 एम्स मिल रहा है। उन सभी लोगों की उपस्थिति में लगभग 1700 करोड़ जिसका अनुमानित राशि है, ऐसे तो कैबिनेट से स्वीकृति 1250 करोड़ की हुई थी, लेकिन उस एम्स की रीडिजाइनिंग का काम चल रहा है, इसलिए अनुमान है कि वो बजट बढ़ के लगभग 1700 करोड़ का होगा। तो उसकी लागत से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में तो बिहार सरकार के पीएचईटी मंत्री नीरज कुमार बबलू कैमूर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवार अशोक सिंह के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने इस दौरान आरजेडी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आप जानते हैं कि आपको कौन डरा धमका सकता है। एक जमाने में बूथ को लूट लिया जाया करता था, वैसे जंगल राज हमें वापस नहीं चाहिए, आपको मुंह तोड़ जवाब देना है। समय आ गया है कि आप जान रहे हैं कि आपके सामने कौन लग रहा है, आपका सेवक कौन हो सकता है और आपको लूटने वाला कौन हो सकता है, आपको धमकाने वाला कौन हो सकता है। आप लगातार खुल के बता रहे हैं और लगातार जिनको आपने गलती से सांसद बना दिया है उनका स्टेटमेंट पूरे राज्य में वायरल हो रहा है। क्या कर रहे हैं? वो जंगलराज को याद दिला रहे हैं कि जंगलराज में किस तरह से बूथ लूटते थे, किस तरह से लाठी चलाते थे, किस तरह से बिहार के खजाने को लूटने का काम करते थे। कैमूर में केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री राज्यभूषण निषाद ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने लोगों से धारा 370 को वापस लाने और राम मंदिर को तोड़ने की बात कहने वाली पार्टियों का विरोध करने की अपील की। धारा 370 को पूरा बहाल करने की बात करते हैं और कुछ लोग राम मंदिर को पूरा तोड़ने की बात भी करते हैं और ऐसी पार्टी को जो समर्थन जिनका अलायंस है, ऐसे लोगों को हमको जवाब देने की आवश्यकता है। कैमूर के बिछिया डिग्री कॉलेज मैदान में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सभा को संबोधित किया और जिले के विकास के लिए एनडीए उम्मीदवार अशोक सिंह को जिताने की अपील की। आरजेडी पर तंज कसते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि जिले में बैठे गब्बर को यहां से भगाना है, क्योंकि बिहार में तो एनडीए की सरकार है ही और लगभग 130 एमएलए हमारे पास है। लेकिन साथियों, यदि चाहते हैं कि जो 4 वर्षों तक रामगढ़ का विकास नहीं हुआ, जो भाई उपेंद्र कुशवाहा जी ने आपको बताया, यदि 1 साल के लिए अशोक सिंह जी को जिताइएगा तो रामगढ़ में जो गब्बर बैठा है उस गब्बर को भी हटाने का काम करूंगा साथियों। तो जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने बिहार की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। खालिद अनवर ने कहा कि बिहार की जनता का विश्वास सीएम नीतीश कुमार पर है और 4 सीटों पर महागठबंधन को एनडीए के उम्मीदवार हरा देंगे। उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के 220 सीट पर जीत का दावा भी किया और नीतीश कुमार को बिहार की जनता की पहली पसंद बताया। पाटिल थी ना उस समय जो एक्टिव थोड़ा सा हुई थी बत्तख मियां के समय। और अब बात नालंदा की राजगीर की, जहां हॉकी चैंपियनशिप और इस पर सबकी निगाहें। नालंदा के राजगीर खेल एकेडमी में महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का महामुकाबला जारी है। खेल एकेडमी को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। बता दें कि खेल अकादमी राजगीर में पहली बार महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के अलावा चीन, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के हॉकी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खेल अकादमी से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस खबर पर न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार। नालंदा जिले के राजगीर में महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आगाज हो गया है और 11 नवंबर से 20 नवंबर तक खेल का जो है आयोजन किया जा रहा है, जिसमें थाईलैंड, भारत,
चीन, जापान, साउथ कोरिया और मलेशिया की टीम भाग ले रही है, जिसको लेकर जो है यहाँ पर अभी मौजूद हैं नालंदा जिले के राजगीर खेल अकादमी परिसर में, जहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से जो है राजगीर खेल अकादमी परिसर है उसे काफ़ी सतरंगी रंग जो लाइट है उसे लगाकर सजाया गया है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है हॉकी इंडिया के अलावा बिहार खेल सरकार बिहार और जो है BSS से और यहाँ तक हॉकी सभी का जो है यहाँ पर लोगो दर्शाया गया है। और यहाँ तक बता दें कि जिस तरह से सतरंगी लाइटों से जो है पूरा खेल अकादमी को सजाया गया है, जो दर्शक है यहाँ पहुँच रहे हैं और खेलों का लुत्फ उठा रहे हैं। इसके साथ ही खिलाड़ी भी यहाँ पहुँचकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध की धरती है राजगीर, और राजगीर में भगवान बुद्ध की धरती पर खेल का आयोजन होना एक कहीं न कहीं अपने आप में गौरवान्वित लोग महसूस कर रहे हैं। नालंदा से न्यूज 8 के लिए अभिषेक कुमार। तो नालंदा के राज्य खेल अकादमी राजगीर में पहली बार 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक हॉकी खेल आयोजन किया गया है। महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो दूसरे दिन भारत का मुकाबला साउथ कोरिया से होने वाला है। आज दोपहर में पहला मैच 12:15 बजे थाईलैंड की टीम जापान से भिड़ती हुई नजर आएगी। ये पहला मुकाबला होगा। दूसरा मुकाबला दोपहर 2:30 बजे से शुरू होने वाला है, जो चीन बनाम मलेशिया आपको दिखेगा। तीसरा मुकाबला शाम 4:45 बजे भारत और साउथ कोरिया के बीच है, जिस पर सबकी निगाहें होंगी। और चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने मलेशिया को 4-0 से शिकस्त दी और अब लगातार दूसरे दिन भी साउथ कोरिया को हराने के लिए पूरी दमखम लगाती नजर आएगी टीम इंडिया। इसी के साथ चीन, जापान, मलेशिया, थाईलैंड, साउथ कोरिया भी मैच जीतने के लिए जी जान से जुटे हैं। और छठ महापर्व के संपन्न होने के बाद लोगों का बिहार से वापस लौटने का सिलसिला जारी है। और ऐसे में दानापुर प्लेटफॉर्म संख्या 1 की अगर बात करें तो यहां पर यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीर देखिए, यात्रियों का कहना है कि ट्रेन घंटों विलंब से चल रही है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर बैठने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। मौके से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा। के स्टेशन नंबर 1A पर, और यहाँ पर यात्री यान की वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्सल यान की वजह से ये परेशानी हो रही है और पार्सल यहाँ उतर रहा है, लोगों को बैठने की जगह नहीं मिल रही है, लोग जमीन पर बैठे हुए हैं, भीड़ है लेकिन जो बैठने की जगह है वो इससे भरा हुआ है और यहाँ यात्री परेशान है, यात्रियों के ट्रेन भी विलंब हो रहे हैं। किस तरह की परेशानी हो रही है? सर, हम लोग का जो पहले शेड्यूल दिखाया गया था कि ट्रेन 1 नंबर पे आएगी, सारे लोग 1 नंबर पर थे, उसके बाद बोला गया कि नहीं आप लोग 1A पे चलाए। हम लोग सर जब 1A पे आए तो हम लोग ऐसा लगा कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ है, तो ये पार्सल वैन है। पार्सल वैन के बाद सर इस तरह के यहाँ पर यह जांचती हो रहा है कि आराम से गाड़ियां लगा दिए गए हैं और धीरे धीरे सब गाड़ी पर लोड हो रहा है। और जब हम लोग पूछ रहे रेलवे स्टाफ से कि हमारी ट्रेन कब आएगी, 032 से कामन जो कि स्पेशल ट्रेन दिया गया है, सर स्पेशल ट्रेन का फीस भी बहुत ज्यादा लिया जाता है, फिर भी यात्री को जाना सर मजबूरी है, प्रवासी समझ लीजिए, और वो जाने के लिए सर 15-15 घंटा लेट होता है। जो बेसिक चीजें होती है जो यात्रियों के लिए, जो सिटिंग अरेंजमेंट, पहले तो इस दानापुर की कैपेसिटी ही नहीं इस प्लेटफॉर्म की कि इतने पैसेंजर को सिटिंग अरेंजमेंट दे पाए। वहाँ रिटायरमेंट रूम है जो बेसिक नेसेसिटी होती है। मैं 3rd टायर में सफ़र कर रहा हूँ, मैं सिवान से आया हूँ, 9 o'clock मॉर्निंग मैंने स्टार्ट किया अपना सफ़र। ना यहाँ पे सुविधा टॉयलेट का, बेसिक टॉयलेट का सुविधा नहीं है, पैसेंजर्स को बैठने की कोई भी उपलब्धियाँ नहीं है, सभी दूर दूर से सफर करने वाले हैं। यात्रियों की भारी परेशानी हो रही है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ है और उस भीड़ में ये सामान उतर रहा है और ये सामान यात्रियों को परेशानी दे रही है। ऐसे में रेलवे को व्यवस्था ठीक ढंग से करनी चाहिए। हालांकि कहती है रेलवे कि हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी व्यवस्थाएं ना के बराबर दिखाई देती है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। खबर मोतिहारी से, जहां छठ और दिवाली के बाद लोगों के लौटने का सिलसिला नजर आता है, लेकिन ट्रेनों में दिख रही भीड़ की वजह से लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों के टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का दावा किया था, लेकिन मोतिहारी के बापूधाम रेलवे स्टेशन की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहुँचने वाले यात्री
परेशान ही दिख रहे हैं, जिनके टिकट कंफर्म नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ देखिए अफरा तफरी जैसी स्थिति दिखती है। लेकिन अभी आए तो न रेलवे टिकट कंफर्म हो रही है, और जो कंफर्म है वहाँ भी असुविधा हो रही है बैठने में। एक सीट पर के लगभग 10-10 आदमी दावा कर रहे हैं और परेशानी हो रही है। बहुत पहले हम लोगों ने टिकट कटाया था, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई टिकट कंफर्म नहीं हुआ। 5 कटाए तो ये कंफर्म हुआ है, और उस पर कम से कम 10-10 आदमी दावा कर रहे हैं। बहुत सारा परेशानी है, छठ बीता है। अब सरकार को चाहिए कि एक स्पेशल 2-4 ट्रेन देना चाहिए, और अभी दिसंबर तक वेटिंग ही दिखा रहा है। बहुत सरकार निष्क्रिय है एकदम इस अथी में रेलवे की। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।